अल्टरनेटिंग करंट का थर्ड लेक्चर। अभी तक अल्टरनेटिंग करंट के शुरू के 2 लेक्चर्स में नॉर्मल बेसिक चीजें हुई। पहला लेक्चर एसी डीसी में नॉर्मली डिफरेंस, एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वहां तक। याद हो कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है और हाफ साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू 2I0/पाई और वोल्टेज की वैल्यू 2V0। ठीक, कल के लेक्चर में रूट मीन स्क्वायर का थोड़ा सा नॉलेज मिला। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहे वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो, हीटिंग इफेक्ट के लिए ही जिम्मेदार है। एक्चुअल में जो एनर्जी का फार्मूला हम पढ़ते थे I²RT, वहां पे I जो लिखा होता है वो RMS ही होता है। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन उठे कि करंट की जो सप्लाई है, मैं नॉर्मली कहता हूं कि एक सर्किट है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, अल्टरनेटिंग सप्लाई दी गई, ये सप्लाई की वैल्यू, इस तरह से ये सप्लाई की वैल्यू। हम चाहते हैं क्या पावर डिसिपिटेट इन रजिस्टर में कितना पावर लॉस होगा, कितना शक्ति क्षय होगी, ये क्वेश्चन। नॉर्मली पावर का फार्मूला, क्योंकि एक ही रजिस्टर है इसलिए जो वोल्टेज यहां पे है सारा का सारा वोल्टेज इसके क्रॉस दिखेगा सर्किट में, ऐसा हम पढ़े। तो पावर का जो फार्मूला है अपने पास, या कि V²/R लगा दीजिए या कि I निकाल के I² लगा दीजिए। समस्या इस चीज की है कि इस V पे हम ये पूरा चीज लिख दें, कैसे संभव हो पाएगा पता नहीं। और I अगर निकाले तो V/R करें, क्या करें, और I में क्या है ये पता नहीं। एक बात जरूर फिक्स है कि पावर के फार्मूले में या कि एनर्जी के फार्मूले में चाहे V हो चाहे I हो, है वो RMS ही। तो अपने पास पावर निकालने का 2 तरीका। आपके पास V पता है, हाँ पता है, 10 sin 3t। अगर हम इसका कंपेयर करें V0 sin ωt के साथ, तो आपको V0 की वैल्यू कितनी मिली? 10 मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम RMS वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 0.707 टाइम्स होता है मैक्सिमम वैल्यू को। ये 7.07 वोल्ट आएगा VRMS। 07 हटाइए, 7 लेके चलते। तो जो यहां से पावर आएगी, अगर हम VRMS का II/R से निकाले तो 49/10, दैट इज 4.9 वाट। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आरएमएस वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है वो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आनी चाहिए। नॉर्मली सर्किट जैसे हम सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे 4th चैप्टर में किए थे। बस एक चीज का ध्यान रखें, आपको इक्वेशन से आरएमएस वैल्यू निकालते आनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, √2 का चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.707 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आरएमएस वैल्यू निकल जाएगा और वहां से जो भी अपने को चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए ये एग्जांपल है, ऐसा कुछ ये सर्किट बना दीजिए और फिर ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन। ठीक, मिटा रहा हूं। आज का लेक्चर इस पूरे अल्टरनेटिव करंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि सर्किट की बेसिक जानकारी आज मिलेगी
फेज एक नया शब्द आपके जिंदगी में प्रवेश करने वाला है, फेज। हिंदी में भी फेज ही कहते हैं, कला कहते हैं वैसे, पर नॉर्मली कला कोई नहीं वैसे कहता, फेज ही कहा जाता है। एक फेज, दो फेज, तीन फेज, एक कला, दो कला कोई नहीं कहता, गांव में फेज ही। तो ये है क्या? एक नॉर्मल इक्वेशन अगर हम कहें जो भी की हम जानते हैं, इसमें साइन के साथ जो कुछ भी लिखा है वो फेज। किसी भी इक्वेशन में साइन के साथ यानी कॉस के साथ जो कुछ भी लिखा है, नॉर्मली साइन के साथ ही याद कीजिए, कॉस नहीं याद कीजिए, साइन के साथ, साइन के साथ जो कुछ भी लिखा है वो फेज है। ऐसा कह के कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा कि केवल साइन के साथ लिखा वाला फेज है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो कुछ भी लिखा है वो फेज है। पर अपने सिलेबस में जरूरत साइन की है, इसलिए मैं साइन पे ही फोकस कर रहा हूं। साइन के साथ जो कुछ भी लिखा है वो फेज है। ठीक, यहां पर फेज क्या है? ओमेगा टी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अगर हम इसके ग्राफ की चर्चा करें, एक पूरा कंप्लीट साइकिल कुछ इस तरह से बन के आता है। ओमेगा टी के साथ वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पे यहां पे पहुंचा है, जो कि V0 होता है। अगर हम करंट का ग्राफ बनाएं तो ऐसे ही करंट का भी बनता है। ये I0 इस V0 के लिए, सॉरी, इस वोल्टेज के इक्वेशन के लिए ये करंट की इक्वेशन केवल तभी जायज है जब सर्किट में केवल रजिस्टर, हाँ, एक्चुअल में 2 दिन में हमने बार बार ये दोनों इक्वेशन लेके जो भी किया तो किया। डेरिवेशंस में फेज का कोई फर्क पड़ना भी नहीं है, इसलिए फेज का फर्क कहां आना है, केवल 2-3 जगह आना है। तो उस चीज को आप स्पेशली याद करेंगे कि कहां फेज का फर्क आना है। डेरिवेशंस में फेज का कहीं भी फर्क नहीं आना है, इसलिए हमने फेज को बहुत किनारे रखा। और फेज के बारे में आप जानते ही नहीं थे, आज फेज का दिन है। इस वोल्टेज के इक्वेशन के लिए हमने एक शब्द कहा था, आप याद करें, ये इक्वेशन हमने कहा था, और ये इक्वेशन बताते समय हमने कहा था लगभग 95% सही। वो 5% फेज का ही खेल है कि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और हुआ तो फिर ये जायज नहीं है, ये बदलेगी। क्या, कैसे बदलेगी? वो समय के साथ बदलती है और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बदलती है। फिलहाल आप इतना जाने कि इस वोल्टेज के लिए ये करंट केवल तभी सत्य है जब सर्किट में केवल रजिस्टर, केवल रेजिस्टेंस। हम सर्किट के 3 एलिमेंट जानते हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर भी है अपने पास, इसी चैप्टर में आने वाला है। तो इस वोल्टेज के लिए कब है? जब केवल सर्किट में रजिस्टर है। ठीक है, इसका फेज वही ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी। एक्चुअल में एक शब्द जो इस पूरे चैप्टर में बार बार आपका परेशान करेगा, फेज डिफरेंस, कालांतर। फेज डिफरेंस क्या होता है? फाई से डिनोट करेंगे सबसे पहले चीज। फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। एक्चुअली मॉडुलस में लिखा जाता है ये फार्मूला याद रहेगा। याद करें कि फेज डिफरेंस का ये फार्मूला होता है, फेज डिफरेंस। फेज को फाई से डिनोट करेंगे, है ना, इसको तो डेल्टा फाई कहेंगे, फेज डिफरेंस है। फेज को फाई से डिनोट करेंगे, फेज को फाई से डिनोट।
फेज डिफरेंस क्या होता है? V का फेज माइनस I का फेज। फेज कैसे देखेंगे? साइन के साथ जो कुछ भी लिखा है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली इसको लिख लीजिए पहले, फिर एक क्वेश्चन देख के मैं समझाता हूं क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक्चुअली में। अभी तो जानने वाली बात सिर्फ इतनी है कि साइन कॉस के साथ जो कुछ भी लिखा है एंगल में, वो फेज कहलाता है। वोल्टेज का फेज निकाल दीजिए, करंट का फेज निकाल दीजिए, वोल्टेज में करंट का घटा दीजिए, जो आए उसे डिफरेंस, बस इससे अलग कुछ। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखा v इक्वल टू 10 sin 3t, अभी जो लिखे थे। करंट की इक्वेशन लिखा 5 sin 4t प्लस 30 डिग्री। नॉर्मली पूछा गया फाइंड फेज डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस। 99% केसेस में ये गलती होगी, 99% केसेस में गलती। क्यों? जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और बहुत ज्यादा रटने का प्रयास करते हैं हमारी तरह, वो सिर्फ इतना जानते हैं 30 डिग्री अलग से दिख रहा है, वही फेज डिफरेंस। जबकि आप विधि विधान से, कानूनन तरीके से करिए। आप v का फेज अगर अलग से लिखिए तो कितना है? केवल 3t। हमने कहा साइन के साथ जो कुछ भी है वो फेज। अगर आप i का फेज अलग से देखिए तो कितना है? साइन के साथ जो कुछ भी है वो फेज है, 4t प्लस 30 डिग्री। अब यहां हम कहते हैं फेज डिफरेंस बता दीजिए, तो फेज डिफरेंस यहां पे कितना? v का फेज 3t माइनस 4t माइनस 30 माइनस t माइनस 30, ये फेज डिफरेंस आएगा। वेरिएबल फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस भी वेरी कर रहा है, बस समझ रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, वोल्टेज की अलग फ्रीक्वेंसी दिख रही है, करंट की अलग फ्रीक्वेंसी दिख रही है। वही कार्नोट इंजन वाला केस है, इम्पॉसिबल वाला। पर अगर कोई मान लो पूछे नॉर्मली, तो ऐसे हम कैलकुलेट करें, है ना, क्योंकि एक सप्लाई के लिए फ्रीक्वेंसी अलग नहीं हो सकती। जो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी वो फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। तो 100% केसेस में, 99% केसेस में मान लीजिए ठीक है, दिख रहा है कि जो अलग से दिख रहा है वही फेज डिफरेंस है। लेकिन अगर थ्योरी चेक करने के लिए, खासकर एडवांस थ्योरी चेक करता है, वो कॉन्सेप्ट को नहीं जाता क्या प्रैक्टिकली क्या संभव है क्या नहीं संभव है। हम आपका नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं कि आप फेज को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। तो हम नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप क्या है, आपको परेशान है कि इसका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, संभव ही नहीं है। हम संभव असंभव थोड़ी पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं फेज डिफरेंस बता दीजिए। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? साइन के साथ जो कुछ भी लिखा है माइनस कॉस के साथ जो कुछ भी, उसके करंट के साथ जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, घटा दीजिए, जो आए वो फेज डिफरेंस। अच्छा, 10 sin 3t ये लिखा है, और 2 sin 3t ये लिखा है। प्रैक्टिकली संभव है? हाँ संभव है। साइन ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू 3, फ्रीक्वेंसी सेम, यही होना है। एक सप्लाई की रेखीय फ्रीक्वेंसी होगी, बार बार थोड़ी बदलेगी। हम चाहते हैं कि आप फेज डिफरेंस बताइए। फेज डिफरेंस 0, इसका फेज 3t, इसका फेज 3t माइनस 3t 0। अगर फेज डिफरेंस 0 आए, उसको हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में। भाई 0 आ रहा है ना फेज डिफरेंस, सेम फेज में, है ना। फेज डिफरेंस 0 आने का मतलब क्या हुआ? V and I are in same phase, ठीक है। उम्मीद है फेज डिफरेंस समझ में आया होगा, फेज समझ में आया होगा क्या है। दो शब्द और जाने रही, लीड लैग। लीड मतलब
आगे, लैग मतलब पीछे, लीड मतलब आगे, लैग मतलब पीछे। इनको देखने का नजरिया होगा एंगल, इनको देखने का नजरिया क्या होगा? एंगल। ठीक है, एंगल के नजरिए से हम देखेंगे कि कौन आगे कौन पीछे। अच्छा, ये है वोल्टेज का ग्राफ हमने बनाया नॉर्मली। हम कह रहे हैं कि ये वोल्टेज वाला ग्राफ है और इसके ऊपर जो ये ग्राफ गया है इसको मैं डॉट डॉट से ऐसे बना देता हूं। ये करंट वाला है। एक ही ग्राफ में मैंने दो वेवफॉर्म बनाने का प्रयास किया। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं और इस ग्राफ के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि कैसे लीड और कैसे लैग। जीरो से दोनों ग्राफ को हमने देखना शुरू किया। अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहले कौन पहुंचा, समय के हिसाब से, क्योंकि टाइम एक्सिस ये है। अपने मैक्सिमम वैल्यू पे क्या वोल्टेज पहले पहुंच गया? भाई वोल्टेज यहीं पे मैक्सिमम है, यहीं पे, और करंट यहां पे कहीं पे, यहां पे जाके मैक्सिमम हो रहा है। तो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे कौन पहले आगे पहुंचा? वोल्टेज। जो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहले पहुंच गया वो लीड कर, समझ रहे हैं? जो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहले पहुंच गया वो लीड कर दिया, आगे निकल। ठीक, यहां हम कह रहे हैं कि भी लीड कर रहा है, आई, भी लीड आई, भी आई से लीड कर रहा है। कितना लीड कर रहा है पता नहीं, क्यों? यहां से ये वाला एंगल भी मिलेगा अपने को और यहां से ये वाला भी एंगल मिलेगा। देख रहे, यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू। देख लीजिए, किसी बुक में नहीं लिखा है, खुला चैलेंज करता हूं, किसी बुक में नहीं बनाया है इसको। सेल्फ है, मेरा एनालिसिस है और मैं बता रहा हूं इसको। लीड और लैग को समझाने के लिए जेईई मेंस और एडवांस लेवल पे तो किसी बुक में लीड लैग का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, ना किसी चैनल पे दिया है। एक्चुअल में हम लोग गेट के सिलेबस में खूब अच्छे से पढ़े हैं लीड लैग, और उसके पहले मैं भी नहीं जानता था, तभी से लीड लैग मुझे समझ में भी आने लगा है कि क्या होता है, इसलिए समझा रहा हूं उसको। तो ध्यान से समझिए कि कैसे क्या हो क्या रहा है। वोल्टेज पहले पहुंच गया अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, ये कैसे पता चला? प्रोजेक्शन से। टाइम एक्सिस पे हमने प्रोजेक्शन दिया, जो पहले समय पे है वो पहले पहुंच गया। कितना पहले पहुंचा? हमने कहा था फेज डिफरेंस या कि फेज या कि लीड लैग हम किस नजरिए से देखेंगे? एंगल के नजरिए से। तो एंगल कहां से? ओरिजिन से कहां तक? मैक्सिमम वैल्यू तक। तो वोल्टेज ये है, उसका एंगल ये होगा एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल। ये एंगल हमने कहा ये फाइव है। एंगल क्या? फेज ना। फेज क्या है? एंगल ही तो है। साइन के आगे क्या होना है? एंगल ही तो लिखना है। हमने कहा साइन ओमेगा टी को ओमेगा टी फेज है, तो ओमेगा टी क्या है? एंगल ना है। साइन थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो एंगल ही ना है। तो फेज भी तो एंगल है, फेज डिफरेंस भी एंगल होगा। इस एक्सिस से वोल्टेज का मैक्सिमम जो ये एंगल मिला वो फाइव है।
और ये जो करंट का मिला वो फाइटो मिला। स्पष्ट क्या ये बात दिख रही है कि फाई 1 ज्यादा है फाई 2 से? हाँ, फाई 1 बड़ा है फाई 2 से। फाई 1 बड़ा है फाई 2 से सीधा मतलब है कि V1 का वोल्टेज का फेज ही बड़ा है करंट से, तो फेज डिफरेंस भी पॉजिटिव आएगा, और जो भी आएगा यहां से हम फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री भी जानते हैं उस बात को लेकर तब अब ट्रिग्नोमेट्री से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे गजब के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री कैसे, यहां आपको पता है ये वाला, और ये tan थीटा यहां से निकाल के थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, फाई की वैल्यू निकाल लोगे, फाई 1 फाई 2 निकलेगा, फाई 1 माइनस फाई 2 निकाल लोगे, फिर डिफरेंस निकाल लोगे, सब कुछ निकाल लोगे। कितना लीड कर रहा है हमने कह दिया, भी लीड आई, कितना लीड फाई 1 माइनस, कितना लीड फेज डिफरेंस ना, कितना लीड मतलब क्या हम कह रहे हैं, कितना फेज डिफरेंस है। पहले तो ये चीज समझना जरूरी है कि लीड या लैग इक्वेशन के माध्यम से हम समझेंगे, जब समझेंगे फिलहाल वेव के माध्यम से समझ लें। वेव बना के अगर पूछ लिया तो कैसे करेंगे, क्या लीड क्या लैग, तो मैक्सिमम वैल्यू दिख जाएगी, कौन अपने मैक्सिमम पे पहले पहुंच गया प्रोजेक्शन से दिख जाएगा, कितना फेज है वो एंगल से दिख जाएगा, तो कितना लीड कितना लैग वो फेज डिफरेंस से दिख जाएगा। कितना लीड लैग है वो किससे पता चलेगा, फेज डिफरेंस से, ठीक है, डेल्टा फाई से पता चलेगा, ठीक है, डेल्टा फाई से पता चलेगा। अभी तक पहले तो आपने जाना कि फेज क्या है, एंगल है, साइन के साथ कॉस के साथ जो कुछ भी लिखा है वो फेज है। वोल्टेज का फेज माइनस करंट का फेज घटाने पे जो कुछ भी आएगा वो फेज डिफरेंस है। अगर पॉजिटिव आता है तो वोल्टेज लीड कर गया, और नेगेटिव आता है तो वोल्टेज लैग कर गया। ठीक है, हमने मॉड क्यों लगाया था कि पॉजिटिव नेगेटिव को झंझट ही खत्म, हम लीड लैग का कमेंट बाद में कर देंगे, जैसे वहां मैग्नेट में करते थे, डायरेक्शन के कमेंट अलग से कर देते थे मैग्नीट्यूड निकाल के, वैसे यहां भी हम मार्क लगा के यही तो कर रहे थे कि पहले देख ले कितना तो लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, वो हम अलग से कमेंट कर देंगे देख के। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लीड लैग हम कैसे देखें यहां से, तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं कि फाई 1 माइनस फाई 2 निकालना है। फाई 1 क्या है, वोल्टेज का फेज, फाई 2 क्या है, करंट का फेज। अगर ये पॉजिटिव आया तो वोल्टेज लीड कर गया, नेगेटिव आया तो वोल्टेज लैग कर गया। वोल्टेज लैग कर गया तो डायरेक्टली क्या कहोगे, करंट लीड कर गई। एक लीड किया तो दूसरा तो लैग कर ही रहा है, उतने फेज। एक 5 मीटर आगे निकल गए, दूसरे 5 मीटर पीछे निकल गए। खैर नोट करिए इसको अच्छे से, क्या कैसे, और जो कुछ भी यहाँ ना लिखाया जा रहा है क्योंकि लिखाने में वीडियो लंबा हो जाता है, लिखने का समय अगर मैं बोलूं तो, इसलिए खुद जो भी कैलकुलेशन निकला करिए तो उसको पूछा करिए, खूब बढ़िया वीडियो शेयर किया करिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि केवल आप देखें, हमारे तक भी वीडियो पहुंचना चाहिए। लीड लैग पता चल गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। फेजर डायग्राम की सहायता से मैं बहुत कुछ बताने का भी प्रयास करूंगा, और अगर फेजर डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर खत्म है। मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है और अल्टरनेटिंग सप्लाई दी गई है V0 साइन ओमेगा टी का R है, तो क्या I इक्वल टू V अपान R होता है रेजिस्टेंस के हिसाब से? कैसे कह सकते, नहीं कह सकते, छोड़िए, केवल डीसी में कहते थे ऐसा, क्योंकि वहां लोचा नहीं होता था फेज और इसका, एसी में नहीं। हाँ इधर भी यहां सही है पर नहीं, कुछ और है। चलिए केवीएल लगाते हैं, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ऐसा मान लेते हैं कि यहां से करंट ऐसे जाएगी, तो करंट यहां से गई तो यहां जहां से घुसी वहां प्लस, जहां से निकली वहां माइनस, उल्टा हुआ क्या?
उल्टा हुआ। भाई जहां से निकली पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी ना, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी यहां से। अरे दाएं परेशान है माइनस प्लस में भाई, छोड़िए। अगर हम केवीएल लगाए यहाँ पे मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा भैया, तो एक तो ये V माइनस VR, क्योंकि अगर हम पहला साइन लेके चलें तो इसका पहला साइन ये, अगर बाद वाला साइन लेके चले तब भी ये प्लस ये माइनस ऐसा होगा। बाद वाला साइन लेके अगर चले तब भी ये V और इसका बाद वाला साइन प्लस VR। छोटा हो रहा है क्या? नहीं, ठीक, पहला में वोल्टेज सेम होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो V इक्वल टू VR कह सकते हैं। फिलहाल अभी ऐसा करते हैं केवीएल का कॉन्सेप्ट, जहां से अगर आप इसको चेंज करना चाहें, अगर इसको क्योंकि यहां से करंट निकल रही है इसको हम नॉर्मली पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेंगे, या यहां से मतलब बैटरी के पॉजिटिव, ये तो बैटरी है ना, अल्टरनेटिव सप्लाई है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल तो यही होगा, ये कंफर्म बात, ठीक है। अगर हम इसको मतलब थोड़ी देर के लिए मान लें कि डीसी ही है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि डीसी ही है, तो ऐसे बनेगा ना ये कुछ ऐसे, तो बैटरी का ये तो फिक्स, ये तो फिक्स था। अगर हम ऐसे लूप घुमाना चाहें, अगर ऐसे लूप घुमाना चाहें तो यहां से करंट घुसी माइनस है, ये प्लस। अगर हम बाद वाला साइन लेके काम करना चाहें तो ये प्लस के साथ जो वो वोल्टेज आएगा वो, और इसका प्लस ये, तो गड़बड़ होगा। तो आप ऐसे कर सकते बाद वाला, ठीक, मतलब बैटरी का वोल्टेज ये V था, बाद वाला साइन, और इसका बाद वाला साइन माइनस VR, ये ठीक है, ठीक। मतलब साइन में कंफ्यूजन ये कहीं फिक्स नहीं है कि बाद वाले को प्लस मानेंगे कि आगे वाले को प्लस मानेंगे, कुछ नहीं है ना। अपने लिए एक दायरा इंसान तय करता है। मैं ये चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फोर्थ चैप्टर में जो चीज मुझे भूल चुका है मैं फोर्थ चैप्टर में क्या बताया था, पर वही कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसलिए इस चीज को कंफर्म किया जा रहा है कि हम किसको वहां मान के चले थे, तो हमने वहां पे ठीक है यहां को प्लस और ऐसे माइनस मान के चला था, ये बात यहां से स्पष्ट हो, ठीक है। तो V इक्वल टू V, ठीक, ये बात अब स्पष्ट हुई है कि ऐसे ये चीज हो गई। तो V माइनस वी आर इक्वल टू 0, V माइनस वी आर इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू वी आर। अच्छा, क्या वी आर आई आर के बराबर होगा ही भाई? रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना आया, तो यहां से आई हम निकाल सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा, क्यों? V की वैल्यू है अपान R, तो I इक्वल टू V नॉट अपान R को अलग कर लें, V नॉट अपान R को अलग कर लें और साइन ओमेगा टी अलग से बच जाए। V नॉट अपान R साइन ओमेगा टी, ये जो V नॉट अपान R है, V नॉट क्या था? मैक्सिमम वोल्टेज, तो मैक्सिमम वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस टू मैक्सिमम करंट, इसको हम I नॉट लिखते हैं साइन ओमेगा टी, जहां I नॉट क्या आया? V नॉट अपान R। अभी कुछ देर पहले मैं यही कह रहा था कि इस वोल्टेज के लिए ये करंट की इक्वेशन केवल तभी सत्य है जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है। देखो प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंतर्गत ये डेरिवेशन आया
हर जगह ये वैलिड नहीं है, सिर्फ रजिस्टिव सर्किट के लिए ही, इस वोल्टेज के लिए ये करंट है, नहीं तो कुछ ना कुछ फेज का खेल होगा। अच्छा, अगर हम फेज की बात करें, अगर हम फेज की बात कर लें, तो V का फेज ओमेगा टी, I का फेज वो भी ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस 0। मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज, वोल्टेज और करंट सेम फेज। इसका रिजल्ट क्या निकला, इसको नोट करिए अच्छे से, फिर रिजल्ट देते। प्योर रजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है। जो यहां से रिजल्ट निकले वो ये निकले कि जो फेज डिफरेंस है वो 0 होता है, पहला चीज प्योर रजिस्टिव सर्किट में। दूसरा चीज, इसका तात्पर्य ये है कि V and I are in same page, V and I are in same page। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल में फेज की कहानी थोड़ा लंबी है, लंबी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप की है, उसको मैं इंट्रोड्यूस बहुत ज्यादा करना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन पैदा होगा। आपके काम की जो चीज है, आप ऐसे मानिए कि फेजर डायग्राम नाम का एक चीज होता है, उसको मतलब फेजर डायग्राम मतलब क्या, हर एक एलिमेंट का फेज रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन कहां पे है। तो अगर हम फेजर डायग्राम जब भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, वहां पे सबसे पहले एक लंबी लाइन खींच के करंट बनाएंगे, करंट को बेस मान के ही हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। और क्योंकि हमने कहा कि वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में, बस लिया। अच्छा, क्या रेजिस्टेंस के क्रॉस पूरा वोल्टेज दिखेगा? हाँ दिखेगा, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। तो VR जो है वही VB होगा, जो VR है वो कितना होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज के बराबर यही होगा, क्योंकि पैरेलल एक ही तो रेजिस्टेंस से जुड़ा था, तो जो सप्लाई थी वही पूरा उसके दिखेगी। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम इसका है। ठीक, अगर इसकी ओरिजिनलिटी की बात करें तो ये होता है कायदे के साथ। ये जो एरो वाली लाइन है, इसकी लेंथ रिजल्टेंट वोल्टेज को डिनोट करती है। ठीक है, और यहां से यहां तक ये लेके ओमेगा टी, वोल्टेज का फेज V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, V को V0 sin ओमेगा टी ना, तो यहां से लेके ये वाला फेज क्या है, ओमेगा टी। ठीक है, और ये यहां पर क्या है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, यहां पर ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, ये एरो क्या डिनोट करती है, मैक्सिमम वोल्टेज, जो पूरी लेंथ है, तो पूरी लेंथ मैक्सिमम वोल्टेज, तो कहीं भी हर एक जगह पे देखो अपना अपना वोल्टेज हो जाएगा। भाई यहां पे करोगे तो ये वाला टाइम आएगा, यहां करोगे तो ये आएगा, यहां टाइम के साथ साथ वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका कंपोनेंट करें तो यहां वाला कंपोनेंट क्या मिलेगा, V0 sin ओमेगा टी। यहां वाला कंपोनेंट क्या मिलेगा, V0 sin ओमेगा टी। यही तो है सप्लाई वोल्टेज, यही तो सप्लाई वोल्टेज था। मान लो कभी कोई एग्जाम पूछ लिया, ये तो टाइम एक्सेस हो जाता है फ्रीक्वेंसी के साथ, आप ओमेगा टी ना लिखिए, सिर्फ टी लिखिए, तब भी हो सकते ही। यहां पे हम वोल्टेज करंट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं,
भाई करंट तो वोल्टेज थोड़ा कम ही होगी, V नॉट अपान आर रेजिस्टेंस का डिवाइड करने के बाद करंट आया था, भले इस सेम फेज पे होगा। अभी अभी हमने प्रूव किया था, अगर डायग्राम बनाएंगे तो इसी लाइन पे यहाँ नीचे थोड़ा क्या होगी आई नॉट, क्योंकि सेम फेज होना है, ठीक है। तो आई नॉट का भी कंपोनेंट होगा इधर कितना, आई नॉट साइन दिखा, ये वाली लाइन दिखा ना, ये लाइन बी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन, यही तो बनाए हैं आई और बी, ये तो बनाए यहाँ पे ना, ऐसे करें ऐसे होगा, ठीक है। एक्चुअलिटी ये है पर हमारे काम का ये है, दोनों लिखा है, जो समझ में आया देख लीजिए, ठीक है ठीक है। अगर ग्राफ वैसे वेव फॉर्म बनाए तो मान लेते हैं कि ये वोल्टेज, तो इसके नीचे करंट आनी चाहिए, है ना, फेज सेम रहेगा, मतलब जिस समय ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा उसी समय वह भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, पर थोड़ा मैग्नीट्यूड के अंतर होगा, यहां यहां यहां, ठीक है। तो यहां से आप बना लीजिए ऐसे, ठीक है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये करंट को रिप्रेजेंट करती है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो वोल्टेज को। देखिए ये इसका बढ़िया वेवफॉर्म बन गया, सेम फेज, जब ये मैक्सिमम तब वो मैक्सिमम, उसी टाइम पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू V नॉट अपॉन आर के कारण, ठीक है। बना होना चाहिए सब कुछ कॉपी में अच्छे से, आप चाहें तो करंट वाली लाइन को डॉटेड कर सकते हैं अच्छे से करने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो करंट वाली लाइन को डॉटेड कर सकते हैं, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट समझ में आई है, अच्छे से याद करने वाली बात सिर्फ दिखती है कि रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है, फेज डिफरेंस नहीं होता है। फेज क्या है पता नहीं, जानते हैं, ठीक है बेटा। प्योर इंडक्टिव सर्किट, अब रजिस्टर नहीं रहेगा, एल सेल्फ इंडक्टेंस उसका, अल्टरनेटिंग सप्लाई V नॉट साइन ओमेगा टी। एक बार फिर से अगर हम यहां भी लगाना चाहें, एक चीज और, समय के साथ ये करंट इंक्रीजिंग है कि नहीं है, क्यों, इक्वल टू 0 पर साइन 0 0, जैसे जैसे बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा, समय के साथ ये करंट इंक्रीजिंग है, इस करंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, फिर सेल्फ इंडक्टेंस उत्पन्न होगा, फिर कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और उस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि इसमें करंट का अपोज करेगा। मतलब इस कॉइल को हम इस तरह की एक बैटरी की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इस करंट का अपोज करना है, इस बैटरी का टर्मिनल ऐसे ही होना चाहिए, जिसका ईएमएफ E इक्वल टू L di/dt होता। हाँ चलिए एक बार फिर से अगर हम केवीएल लगाना चाहें यहां पे, तो V माइनस L di/dt, हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी किया था, वहां पे केवीएल लगाने के लिए केवल इंडक्टेंस पे कैसे लगाया जाता है,
इक्वल टू 0, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। v की वैल्यू है अपने पास v नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आप केवल डी आई एक तरफ छोड़ दीजिए तो ये बचेगा v नॉट अपॉन एल, v नॉट अपॉन एल, और क्या बचा साइन ओमेगा टी। आपको डी आई नहीं आई का इक्वेशन चाहिए, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पे। इंटीग्रेट तो डी आई तो आई बन जाएगा, और उधर आप जब इंटीग्रेट करने जाओगे वी नॉट अपॉन एल तो कुछ नहीं होगा साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी। डी टी कहाँ गया? अच्छा ये डी टी इधर गया, चलो डी आई अपॉन डी टी ही कर देता है, ठीक। आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा नीचे आएगा, वेरिएबल को छोड़कर जो कुछ भी होता है नीचे आता है, लिमिट उमिट का कोई खेल है नहीं यहाँ पे। आई इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ठीक। हाँ ठीक। अच्छा थोड़ा इसको हम साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिखते हैं। हाँ, क्योंकि साइन के टर्म में ये था तो उद्देश्य ये है कि साइन के टर्म में उसको भी ले जाए, तभी फेज का सचमुच पता चले कि एक साइन में है एक कॉस में है, दोनों का अलग फेज देख लिए। नहीं, अगर ये साइन के टर्म में है तो करंट भी साइन के टर्म में ही, या कि उसको कास पे करो, दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे होगा तभी फेज आप देखोगे अच्छे से। ये ठीक है। वी नॉट अपॉन ओमेगा रहने दीजिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब इस माइनस को हम अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंगल में। भाई साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इस माइनस को हम अंदर तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर अंदर का माइनस बाहर आ सकता है तो माइनस बाहर का माइनस भी अंदर जा सकता है। तो ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्या याद, साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, अगर ऐसा रहा होता तो ये कितना होगा माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, वही तो किया, ये लिखा था, इससे ये वाला कर लिया, वही तो किया माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि वी नॉट अपॉन ओमेगा एल आई नॉट है, और है ही, मान ना लीजिए, याद कर लीजिए। अभी थोड़ा और चर्चा करें उसको। आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, अभी 2-4 मिनट के लिए मान लीजिए कि ये आई नॉट है। अब क्या हम भी का फेज और इसका फेज अलग से बढ़िया देख सकते हैं? देख सकते हैं। कौन लीड कर रहा है, सोच के देखिए। आई है अपने पास, ठीक है। अगर हम v का फेज देखें, तो अपने पास ओमेगा टी। अगर हम i का फेज देखें तो अपने पास ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। अगर हम फेज डिफरेंस देखें तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। प्लस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? हमने कहा था कि आप मॉड छोड़िए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मॉड ना निकालिए, आप चिन्ह सही देख लेंगे। तो अगर प्लस आया तो भी लीड, माइनस आया तो आई लीड। यहां तो प्लस आ रहा है तो भी लीड कर दिया, कितने से? जो फेज डिफरेंस आया उतने से। बात समझ में?
याद कर लीजिए आज के बाद। इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है, किससे? करंट से। ये डिफरेंस वोल्टेज करंट के बीच में ही होता है। रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच में जो एंगल होता है वो फेज डिफरेंस कहलाता है। नॉर्मली कोई डिफिनेशन पूछ ले फेज डिफरेंस क्या है, क्या कहोगे? रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस यहां कितना है? पाई। लीड लाइन कैसे पता चला? हमने नॉर्मली v का फेज माइनस i का फेज निकाल दिया। प्लस आया तो v लीड, माइनस आया तो i लीड। यहां प्लस आ रहा है इसलिए v लीड करेगा। कितने से करेगा? 90 डिग्री से। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ, अगर हम प्योर ये वाली सर्किट देख रहे हैं तो रिजल्टेंट वोल्टेज ही इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, सॉरी जो सप्लाई वोल्टेज है वही इंडक्टर के क्रॉस भी वोल्टेज है, वही पूरा पूरा वोल्टेज दिखेगा फुल चार्ज की अवस्था। मिटाऊं, कुछ और चीज बताता हूं, नोट करिए अच्छे से। जो आई आया वो आया था V0 अपान ओमेगा L साइन ओमेगा t माइनस पाई। सबको याद है? साइन के पहले क्या लिखा है वो बहुत मुद्दा नहीं होता। ठीक है, आप तो ये याद कर लीजिए कि क्योंकि ये साइन के टर्म में था, क्योंकि अपना सप्लाई साइन के टर्म में था, तो हमारा उद्देश्य था कि हम अपना करंट भी साइन के टर्म में ले जाए। हम ले गए नॉर्मली, जैसे ले गए अभी। उसके बाद ये आप मान के चलिए कि यहां साइन के पहले क्या लिखा था? मैक्सिमम वोल्टेज। तो वहां साइन के पहले क्या लिखा रहेगा? मैक्सिमम करंट। ठीक है, मैक्सिमम करंट, ये है मैक्सिमम करंट I0 V0 अपान ओमेगा। याद कर लीजिएगा, I0 नहीं ये रहा याद। अच्छा, पर करंट तो वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये क्या आ गया? जैसे रेजिस्टेंस का काम है करंट की सप्लाई को कम करना, करंट के फ्लो में बाधा बनना। इंडक्टर बहुत मदद ना होकर देते हैं, वो भी अपना काम। तो इंडक्टर के पास जो रेजिस्टेंस होता है, कहना गलत है, ये गलत बात है। इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस नहीं, इंडक्टर के पास इंडक्टेंस होता है। पर काम के परिप्रेक्ष्य में मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं। मैं यहां रेजिस्टेंस और रजिस्टर वाला नहीं कर रहा हूं। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट की बात मैं कर रहा हूं। इंडक्टर करंट फ्लो में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है वो रिएक्टेंस कहलाता है। एक नया टर्म क्या कहलाता है? रिएक्टेंस। क्योंकि इंडक्टर है इसलिए कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी में प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है ये? इंडक्टर करंट फ्लो के मार्ग में, पाथ में, रास्ते में जो भी रुकावट उत्पन्न करता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, लिख लीजिएगा डेफिनेशन। ठीक है, इंडक्टर करंट फ्लो के रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्योंकि है रुकावट ही, काम रेजिस्टेंस वाला ही कर रहा है, रजिस्टर वाला ही कर रहा है, इसलिए इसकी यूनिट भी वही होगी। तो रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होगी। ओम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी नहीं होगी, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट पूछता है, नॉर्मली पूछता है, बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होगी? इंडक्टिव हेनरी, हेनरी नहीं, हेनरी नहीं। ठीक है, अच्छा इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। रिएक्टेंस को कहां से डिनोट करते हैं? एक्स से। क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसलिए नीचे एल लगा, एल में मिला नहीं, एल लगा, एक्स एल। ठीक है,
वो कितने के बराबर है? ठीक है, काम वही है, अभी भी काम वही हो रहा है। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रजिस्टर नहीं है तो रिएक्टेंस किसका? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, वही काम जो रजिस्टर का। ठीक है, क्लियर बात, याद रखिएगा इसको। ठीक, इसको भी नोट करिए। रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट अलग से लिखेंगे आप लिख लेंगे। रिजल्ट में क्या है? कुछ नहीं, इंडक्टर लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। अच्छा, फेजर नहीं बनाया, लिखिए लिखिए। फेजर बहुत कठिन वाले फेजर पे नहीं चलते, जो आपके काम का है वो देखिए। हमने कहा कि फेजर डायग्राम बनाते समय सबसे पहले आई लिखेंगे ऐसे, और आई से 90 डिग्री लीड कर देगा। लीड मतलब ये इस वाले एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चले जाओ तो लीड कर देगा। ये है VL, जो VL है वही V के बराबर है। यहां पर है तो VL ही ना, क्योंकि पैरेलल में है तो VL V के बराबर है। ठीक है, तो VL इक्वल टू, ठीक है, आप VL लिखिए, आप कंफ्यूज ना करिए, इतना ही याद रखिए। ठीक है, यहाँ बराबर है, पैरेलल में लिख सकते हैं, पर यहाँ क्योंकि जब रिजल्टेंट आएगा RC RL एक साथ आएंगे तो फिर कंफ्यूजन पैदा होता है ऐसा। ठीक है, तो VL और, ठीक, समझ में आया? अगर ना कंफ्यूज हो तो लिख भी दीजिए, क्योंकि सर्किट तो आप बनाइए, ये सर्किट तो बनाइए, तो जो ये वोल्टेज होगा वही यहाँ पे वोल्टेज दिखेगा फुल चार्ज की अवस्था में। तो VL है वो भी यहाँ हर जगह नहीं कि RC सर्किट RL सर्किट या RLC सर्किट आगे पढ़ने वाले हैं तो वहां भी यही कर दो, नहीं, वहां तो फिर भाई हर 3-4 जगह वोल्टेज बटेगा ना, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, तो वोल्टेज बटेगा। ऐसे कैसे करते हैं किसी की एक क्रॉस हो, नहीं, वहां फिर अलग केस। लेकिन जहां इंडिविजुअल है, तो रजिस्टर में जैसे था, तो इंडक्टर में ऐसा था, कैपेसिटर में भी ऐसे। ठीक है, ये फेजर डायग्राम है, ये इसका फेजर डायग्राम। नॉर्मली अगर आप बनाना चाहें तो टाइम एक्सिस ये, टाइम एक्सिस ये, मैक्सिमम वोल्टेज ये, और इससे 90 डिग्री ये, इससे 90 डिग्री ये पीछे बनेगा। ठीक, ठीक है, इससे 90 डिग्री पीछे। ठीक है, तो ये माइनस में बनेगा, तो ये I0 sin ओमेगा टी बनेगा, ये V0 sin। ठीक है, अगर यहां देखें, अगर हम ओमेगा टी की फेज की बात करें, यहां से ये वाला ओमेगा टी, यहां से ये वाला ओमेगा टी, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी, बात समझ रहे हैं? दिख रहा है? ये ओमेगा टी, V0 sin ओमेगा टी, ये 90 माइनस ओमेगा टी, दोनों के बीच में 90 होगा। अभी देखें तो ये वाला क्या बचेगा? ओमेगा टी। तो अगर हम कंपोनेंट करें तो ये आएगा V0 sin ओमेगा टी, और ये इधर आएगा I0 sin ओमेगा टी। दिख रहा है? ये V0 sin ओमेगा टी, ये I0 sin ओमेगा टी। देखिए, ये सप्लाई वोल्टेज और ये करंट दोनों एक दूसरे से कितने पे हैं? 90 पे। ठीक है, तो ये बिना मतलब कंफ्यूजन पैदा करता है। ठीक है, पर ये चीज है, इतना याद रखिए, अपने काम का है, इसी से अपने सारे काम हो भी जाए। ठीक है, रिजल्ट में क्या है याद ही रखिएगा, याद रखिएगा रिजल्ट में इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड 90 डिग्री विथ करंट। वोल्टेज लीड, वोल्टेज आगे होगा, है ना? और ये चीज बिल्कुल याद रहेगी आज के बाद, आई और VL, ये याद रखें।
ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या होता था, रेजिस्टेंस वाले में क्या होता था, आई और वी आर। ठीक है, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस वाला बता दिया, इंडक्टेंस वाला बता दिया, अब क्या बचा, कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मैं इस बात को जरूरी नहीं समझ रहा हूं कि इसको भी डिराइव किया जाए, डायरेक्ट रिजल्ट देख के काम में चलाना चाह रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में आएगा नहीं कभी और कंपटीशन में आपको रिजल्ट की जरूरत है। दो चीज डिराइव हो चुके हैं, आप करना चाहें तो उसी तरह डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, v को आई सी डी वी बाई डी टी, आई का ये फार्मूला होता है, v इक्वल टू 1/c इंटीग्रल आई डी टी होता है, लगा के आप देखिएगा मिल जाएगा। ठीक, पर यहां से जो रिजल्ट आएंगे वो आप देख लीजिए चुपचाप। यहां पे जो आई आएगा, मतलब मैं सर्किट तो बना ही दूं कम से कम, ये कैपेसिटर है, अल्टरनेट वोल्टेज की सप्लाई दी गई है, सप्लाई एक बार फिर से V0 sin ओमेगा t दी गई है और C फैराड का ये कैपेसिटर है। तो जो करंट की इक्वेशन आएगी वो आएगी I0 sin ओमेगा t प्लस पाई। क्या समझ में आ रहा है, I प्लस पे है, I प्लस पे है मतलब क्या, I लीड कर रही है कितने से, 90 डिग्री से। अब वही डिराइव करेंगे उसी तरह आएगा, ऐसे कोई मतलब नहीं, बोर्ड में कभी आएगा नहीं, कंपटीशन में कोई पूछेगा। ठीक है, तो I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस पाई। जहां I0 की वैल्यू आएगी V0 अपॉन XC, वहां इंडक्टर का तो एक्स है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वहां इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर का काम केवल चार्ज रोकना है, एक और काम अब आप जानने लगे, रोकता भी है करंट सप्लाई, और ये होता है 1/ओमेगा c, 1/, वो होता था ओमेगा एल, ये होता था 1/ओमेगा c। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा c, याद रखिएगा। फॉर्मूले के सफिक्स में नहीं है, मल्टीप्लाई में है ओमेगा इंटू c, वो ओमेगा इंटू एल। ठीक है, अच्छा क्या हो रहा है, वोल्टेज यहां पे लैग कर रहा है, वोल्टेज लैग 90 डिग्री विथ करंट, करंट के साथ वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है। मतलब ग्राफ कैसे बनना चाहिए, आई यहां तो लैग ऐसे होगा 90 डिग्री से, तो यहां क्या बनेगा VC, और यही इस केस में रिजल्टेंट वोल्टेज के बराबर हो। ठीक है, 90 डिग्री से लैग करो। ठीक है, तो तीनों ग्राफ उम्मीद है कि आपसे बनने चाहिए। अच्छा, मैंने वेव बना के नहीं दिखाया था, वहां जरूरत भी नहीं है, आप चाहें तो 90 डिग्री आगे बढ़ा के 90 डिग्री आगे शुरू कर दीजिए। ठीक है, मतलब 90 डिग्री आगे मतलब क्या, जब उसका मैक्सिमम तो इसका मिनिमम, भाई ना भाई। अगर मैं इंडक्टर वाले केस को देखूं, V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t माइनस 5/2, ये है ना। अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो V का ग्राफ ऐसे बना, और इसी में हम I बनाना चाह रहे हैं, तो कहां से शुरू होगा, 90 डिग्री पीछे से। तो ये भी है 0 पर, तो इससे 90 डिग्री पीछे यहां से शुरू कर। और ऐसे भी कास का ग्राफ ऐसे ही बनता है नीचे से, क्योंकि वो कॉस आया था ना, तो कॉस का ग्राफ वैसे भी नीचे से बनता है थोड़ा सा। ठीक है, तो जहां इसका मैक्सिमम था वहां ये मिनिमम होगा 0, ऐसे उठेगा ग्राफ ऐसे, और जहां इसका मिनिमम था वहां इसका मैक्सिमम हो जाएगा। ये जहां इसका ये मैक्सिमम था वहां इसका ये फिर आके ऐसे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है,
और जहां इसका ये मिनिमम था वहां इसका ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ऐसे। ठीक, फिर जहां इसका ये मैक्सिमम था ये इसका मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना ऐसे। और जहां इसका ये था वहां इसका, और ऐसे ही फिर होता जाए। आप चाहें तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं, बढ़िया, डॉटेड एक्स्ट्रा डॉटेड जो भी है। ठीक है, तो ये वोल्टेज वाली लाइन थी और ये इंडक्टर वाले केस में, कंफ्यूज ना होइएगा, किस वाले केस में, इंडक्टिव सर्किट वाले केस में। मतलब बताना नहीं चाह रहा था, फिर भी बता आया जोश जोश। ठीक है, मतलब इसको बताने का उद्देश्य ये है, गारंटी है कि सब लोग 4 बार बनाएंगे तब इसको बना पाएंगे। जितना आसान देखने में लग रहा है उतना वो है नहीं, तो बना के देख लीजिए। ठीक है, सीखें, रटे नहीं कहां कहां कर नहीं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 90 डिग्री पीछे से शुरू कर दो करंट। पीछे मतलब क्या, नीचे की तरफ ना, पीछे शुरू कर दिया। और 90 डिग्री पीछे का मतलब क्या, जहां उसका मैक्सिमम होना उसका मिनिमम। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, अगर इसका ग्राफ बनाओ तो वही काम ऊपर से शुरू कर दो, 90 डिग्री ऊपर से शुरू कर दो। भाई करंट इसमें आगे है ना 90 डिग्री, वोल्टेज तो कह रहा लैग कर दिया, मतलब करंट आगे हो गई, तो करंट को आगे बना दो। कैसे कैसे, चलो साथ में बनाते हैं। देखो थोड़ा बड़ा, ठीक, ये वोल्टेज वाला है। करंट कहां से बनाना शुरू करें, यहां से नहीं, तो लैग वाला कैसे, करंट आगे होना चाहिए। चलो यहां शुरू करते हैं। ठीक, अब क्या करें भाई, जहां इसका मैक्सिमम वहां इसका मिनिमम। चलो आगे, जहां इसका मिनिमम वहां उसका। अब भाई ऐसे 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 जाएगा नीचे, तब तो उठेगा। तो ग्राफ ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये यहां पे और यहां पे इसका मिनिमम आना चाहिए, ऐसे ही उठेगा। ठीक है, चलो पहले लाइन ही बना लेते हैं, कहां पे क्या होगा। यहाँ पे ऐसे आएगा ऐसे, तो इसके हिसाब से थोड़ा हम यहाँ से शुरू कर देंगे 90 डिग्री से। ठीक है, क्योंकि जहाँ ये 0 तो वहाँ उसका मैक्सिमम यहाँ पे ऐसे बना दें। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे एक बार 0 होगा। ठीक, और एक बार यहाँ पे ये ऐसे ही होगा। ठीक है, ठीक, ये तो इसको डॉट कर दें। ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो गाढ़ी लाइन है ये वोल्टेज की है, जो डॉट वाली लाइन है वो करंट की है। ठीक है, तीनों का ग्राफ मैंने मतलब रजिस्टर वाला बना था, तो काहे ये दोनों बेचारे गुस्सा होंगे, है ना, टाइम के साथ ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में फेज के बारे में पूरी बातें हुई। फेज डिफरेंस सीखा हमने, फेज क्या होता है, कैसे क्या निकाला जाता है, बहुत अच्छे से हमने सीखा। रिएक्टेंस एक नया टर्म आपकी जिंदगी में आया, रेजिस्टेंस के सिमिलर ही है। एक्ससी कैपेसिटर रिएक्टेंस, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, सारी चीजें बार बार रिवाइज लीजिए। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, यकीन मानिए। अगर फेजर डायग्राम समझ में आए हैं, ये चीज समझ में आए हैं, तो आज पूरा अल्टरनेटिंग करंट आपको खूब समझ में आएगा। कल से नई नई सर्किट्स आएंगी, बढ़िया बढ़िया सर्किट्स आएंगी। आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, उम्मीद है इस साल बोर्ड में आरएल सर्किट जरूर आएगा। तो
जैसे अकेले अकेले किए वैसे सब ही करेंगे, अच्छा लगेगा। देखते रहिए, रिवाइज कीजिए, 2-4 बार ग्राफ बनाने का प्रयास कीजिए। तब तक वीडियो देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।